ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वैदिक एज के बारे में। ठीक है, आपका स्वागत है बहुत बहुत। ठीक है, वैदिक एज अभी आपने सब प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, बहुत सारे टॉपिक जुड़ गए हैं ना, तो जिसमें आपने पूरे आपके जो वेद हैं वो पढ़े होंगे, और आपने उपनिषद पढ़े होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ा बताया गया होगा, फिर अरण्यक के बारे में बताया गया होगा। तो तमाम चीज़ें आपने पढ़ी होगी इसमें, लेकिन हमें इधर पे ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हाँ, वो याद रखना है, लेकिन हमें ऐसा कुछ उसमें पढ़ना नहीं है कि ये सारी चीज़ें। तो हमें यहाँ पे बेसिकली पढ़ना क्या है? बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो वैदिक एज है, हम सबसे पहले इसकी एक टाइमलाइन समझेंगे। देखिए, हिस्ट्री क्रोनोलॉजी में चलता है। ठीक है, हिस्ट्री इज नॉट माइथोलॉजी। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी में नहीं चलता। ठीक है, हाँ, लेकिन हिस्ट्री क्रोनोलॉजी में चलेगा कि आपका ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसा करके। ठीक है, बाबर हुआ तो हुमायूं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमें इसकी टाइमलाइन समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो वैदिक एज है, ये इसको हम मानते हैं 1500 से 1000 BC। ठीक है, अब हमें इसको अगर हमसे लेटर वैदिक करेंगे तो फिर लेटर वैदिक हो जाएगा वो आपका 1000 से 600। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1500 से 1000 इस वैदिक एज को मान रहे हैं ना हम, ये वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को मान रहे हैं। अब इस वैदिक काल को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है ना। एक आपका ऋग वैदिक काल हो गया, फिर आपका एक उत्तर वैदिक काल हो गया। ठीक है, तो अब ये 2 पार्ट में बट जाता है कि अगर हम इसको हटा दें तो हम लिखें कि 1500 से 1000 ये हो गया, और आपका 1000 से 600 या 900 से 600 आपका ये हो गया, तो ये चल जाता है। ठीक है, एक ये बेसिक टाइमलाइन है जो हमें मोटा माटी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके सोर्स क्या क्या हैं, अब सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सब हमें अभी इधर नहीं पढ़ना है। हमें मोस्टली पढ़ना है कि जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है ना, उसमें हमें एक मेन चीज़ देखनी है कि जो इसका एरिया क्या था। ठीक है, तो वो एरिया समझने के लिए आप देख लीजिए कि उसका एरिया जो था ये सप्त सैंधव क्षेत्र था। ठीक है, अब सप्त सैंधव जो क्षेत्र है उसका मतलब क्या है? सप्त सैंधव का मतलब ये है कि सप्त सिंधु, मतलब सप्त का मतलब हो गया 7, फिर जो सिंधु नदी है ना, इसके आसपास वाला एरिया। तो सप्त सिंधु में नदियाँ कौन कौन सी हैं भाई? तो सबसे पहले आप अपनी इंडस नदी, उसके साथ उसकी 5 सहायक नदी, प्लस एक जो सरस्वती नदी है वो जोड़ दीजिए, तो ये टोटल मिलके हो जाएगी 7। ठीक है ना। अब ये सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ठीक है, और आपका सतलज शामिल है। तो सिंधु हो गई और सरस्वती हो गई। फिर सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम जिसका पुराना नाम बितस्ता, चिनाब जिसका पुराना नाम अस्किनी, रावी जिसका पुराना नाम परशुनी, व्यास जिसका पुराना नाम विपाशा, और सतलज जिसका पुराना नाम सूत्रुदी। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम सब सिंधु क्षेत्र में जो नदियाँ हैं वो देख लिए। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? ठीक है, तो वर्तमान में जो पंजाब है आपका, हरियाणा है आपका, राजस्थान है आपका, और उत्तर पश्चिमी जो भारत है ना, इसके जो हिस्से हैं वो इसमें आते हैं। फिर इस क्षेत्र का महत्व क्या था? तो उपजाऊ मैदानों ने कृषि और बस्तियों के विकास को सुविधाजनक बनाया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र बनाया, जो वैदिक सभ्यता का केंद्र बनाया, जिसने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, फिर जो सैन्य संघर्ष था, है ना, दसराग युद्ध हुआ, और बहुत से ऐसे यहाँ इस क्षेत्र पे युद्ध हुए जिसने राजनीतिक संघर्षों को भी, इस क्षेत्र के, ये क्षेत्र में राजनीतिक संघर्ष भी ये भी दर्शाया। तो सप्त सिंधु क्षेत्र के बारे में आपने ये जाना कि अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें उससे बन जाएगा। अब हम वैदिक काल का समाज, वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था, वैदिक काल की हम अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ये सब तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम वैदिक काल का समाज जानने से पहले अब मैं आपको इतना स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे हम सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कूदते हैं, जैसे कि यहाँ का समाज कैसा था। हम भी ये जानने में समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वैदिक कौन, किसने बोला कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य वहाँ से आए थे, इन सब चीज़ों पर नहीं उलझना है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ का सोसाइटी कैसा था, समाज कैसा था, ये देखना है। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, है ना, पॉलिटी थी। अब आपको कीवर्ड याद रखने हैं। अब डेमोक्रेसी तो रही नहीं होगी। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे एक राजनीतिक संगठन अच्छा सा था, जिसमें क्या होता था कि
जो इकाई होती थी, है ना, परिवार की, जैसे कि आप देखिए कि जन, विस, ग्राम, परिवार एक ही यूनिट है ना, एक पूरी यूनिट बनी हुई है कि ये जन सबसे ऊपर होता था, फिर इसके नीचे होता था आपका विस, है ना, फिर इसके नीचे आपका होता था ग्राम, और फिर इसके नीचे आपका होता था परिवार। ठीक है, फिर इन सब के मुखिया होते थे। जन का मुखिया आपका होता था राजा या गोप, है ना, इसका मुखिया होता था आपका राजा या गोप, विस का, है ना, विस्पति, ठीक है, फिर ग्राम का ग्रामीणी, और परिवार का, है ना, कुलप, ठीक है, कुलप परिवार का मुखिया कहलाता था। तो एक ही राजनीतिक इकाई थी एक प्रकार की है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो राजा होता था, ठीक है, उसकी क्या व्यवस्था थी। तो पहली बात तो एक कबीलाई समाज में रहते थे लोग, तो इसमें सब बराबर टाइप वाला सिस्टम था। तो जो राजा होता था वो सिर्फ एक खास समय, मतलब युद्ध जैसी स्थिति में वो राजा रहता था, ठीक है ना, मतलब कि निरंकुश नहीं था, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। तो राजा वर्चस्वशाली नहीं था, पर निरंकुश राजा था वो, ठीक है, याद रखना हमें। और राजा का जो पद होता था, है ना, वो प्राय वंशानुगत ही होता था, परंतु ये निरंकुश नहीं है, ठीक है, मतलब इसके बाद इसका बेटा राजा भले बनेगा, है ना, लेकिन ये निरंकुश नहीं है। निरंकुश का मतलब ऐसा है कि तानाशाह और तानाशाह ये नहीं है, ठीक है। फिर आगे हम आते हैं कि यहाँ पे अब राजा है तो प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे, है ना। तो प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रशासनिक अधिकारी अगर आपको देखने हैं तो आपको देखने पड़ेंगे कि भाई राजा को मदद करने के लिए पुरोहित होगा, ठीक है। फिर राजा को मदद करने के लिए आपका जब राजा मतलब सैन्य वर्ग होगा एक, ठीक है, वो बहुत बड़ा आज के समय के जैसा आप समझिए। फिर उसके बाद ग्रामीणी होगा, है ना, जो ग्राम क्षेत्र के बारे में बताएगा। तो इस तरीके से ये इनकी मदद करेंगे सब। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में, माफ़ कीजिएगा, वैदिक एज में आपका राजा हो गया, ठीक है, राजा वंशानुगत हो गया, फिर राजा के प्रशासनिक अधिकारी हो गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि और इसमें क्या चीज़ शामिल थी, तो इसमें आपका ये देखिए कि इसका प्रशासन कैसा होता था, यहाँ की सेना कैसी थी, ठीक है। तो यहाँ की जो सेना थी, ठीक है, मतलब जो सैन्य प्रशासन था वो कैसा था यहाँ का। तो जो सैन्य प्रशासन था यहाँ का वो ऐसा था कि कोई स्थायी सेना नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, कोई स्थायी सेना नहीं थी। ये क्या करते थे कि मतलब एक समाज, कबीलाई समाज में तो है, जब युद्ध हुआ तो फिर ये सब आपस में तैयार हो गए और सैनिक बन के और लड़ने चले गए। जैसे आज के, जैसे आप देखिए, आप जब स्कूल में थे अपने, तो आपने कोई आर्मी थोड़ी ना बना के रखी है, लेकिन आपके दोस्त के साथ कुछ लफड़ा हो गया, कॉलेज में है, स्कूल में है, तो आप तुरंत जाते हैं, तो आपकी एक परमानेंट सेना बन जाती है। लेकिन नॉर्मल टाइम पे आप ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप परमानेंट सेना वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए जो यहाँ का राजस्व प्रशासन था, तो वो भी कैसा होता था कि जो राजा था उसको टैक्स मिलता था, है ना, तो उसको संभालने के लिए वो सारी चीज़ें थी, ठीक है। फिर उसके बाद अब राजा है या एक पूरा सिस्टम चल रहा है, तो न्याय व दंड भी होगा, ठीक है। तो वो कैसा सिस्टम था, तो जो न्याय व दंड था वो इस हिसाब से होता था कि इसी कोई विधिवत व्यवस्था नहीं थी, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा जो अपराध होता था वो क्या था, गाय चोरी। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस समय होगी, अगर आप उस चीज़ को चुराएंगे तो सबसे बड़ा अपराध होगा, ठीक है, ये मान के चलिए। तो हम एक नॉर्मल सी लाइन ड्रॉ करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या समझा। अगर मैं पूरा मिटा दूँ इसको तो देखिए, सॉरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमने देखा कि इकाई देखा, ठीक है, तो इकाई में आपने देखा जन, विस, ग्राम और कुल, ठीक है। फिर इनके प्रमुख के नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद हमने देखा कि जो राजा था, है ना, तो वो उसका पद वंशानुगत था, पर वह निरंकुश नहीं था,
ठीक है। फिर हमने देखा कि प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है ना। प्रशासनिक अधिकारी में आपके उसके कौन कौन शामिल था? पुरोहित था, ठीक है। फिर सेनानी था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ग्रामीणी था, ये उसके प्रशासन में शामिल थे। चौथा हमने देखा कि न्याय और दंड की क्या व्यवस्था थी, तो कोई विधिवत व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। हाँ, लेकिन जो गाय चोरी है वो सबसे बड़ा जुर्म है, याद रखिएगा उस समय पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि यहाँ पे जैसे हमने प्रीलिम्स में भी हमारे ऐड है, क्या ऐड है? सभा, समिति, है ना, विदत। तो इस तरीके से ये 3 संस्थाएं हैं, है ना, इनके अपने अपने काम हैं, तो ये सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो जैसे जो हमारी सभा है, ठीक है, उसका काम क्या है ना, उसका काम ये है कि सदस्य, ये राजा को हटाने का अधिकार जो था, ये मतलब राजा को चुनना, हटाना, ये सब काम करती थी, ठीक है। और इसमें वरिष्ठ लोग शामिल होते थे, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे जो समिति थी, है ना, तो इसमें कबीले का हर आदमी, मतलब समिति समस्त व्यक्ति का सदस्य होता था। और इसमें क्या डिसीजन होता था कि राजा के निर्वाचन संबंधी जो कार्य होते थे, है ना, मूल रूप से राजनीतिक संस्था, है ना, ये सब चीज़ में डिसाइड होता था। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मैंने इसमें बोला था राजा को चुनना, हाँ, लेकिन इसमें सभा में काम होता था राजा को हटाना, है ना, महाभियोग चलाना। लेकिन जो समिति है ये मिल के राजा को चुनती थी, ठीक है। इसका जो विदत है ये क्या करती थी, जो लूट का माल है ना, उसका कैसे डिवीजन होगा ये तय करती थी। तो ये तमाम चीज़ें आपको याद रखनी होगी जब आप वैदिक एज का पॉलिटिकल सिनेरियो लिखेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें कि वैदिक एज की हम अगर सोसाइटी देखें, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, तो आपको अगर इंडस सिविलाइजेशन की सोसाइटी थोड़ी बहुत भी याद है तो आपको यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। कैसे? जैसे आप देखिए कि वो कैसा समाज था, शहरी, है ना, तो ये शहरी नहीं था, ये कैसा समाज था, ग्रामीण। दूसरा, वो कैसा समाज था, माफ़ कीजिएगा, वो मात्र सत्तात्मक, ठीक है, और ये पितृसत्तात्मक समाज है, ठीक है। तीसरा अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे वर्ग विभाजन था, ठीक है, यहाँ पे वर्ण विभाजन है, ठीक है ना। ऋग्वेद के जो आपके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो मिल रहा है ना, कि ब्रह्मा जी के भुजाओं से ये, शरीर से ये, मतलब मुख से ये, भुजा से ये, उदर से ये, है ना, और जंघा से क्या निकला, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो स्त्रियों की दशा है ना, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है क्योंकि सभा समिति में भाग ले रही हैं। उसके बाद उनकी स्थिति जो है आपका लिटरेचर में भी अच्छी खासी है, गार्गी हो गई, मैत्रायणी हो गई, है ना, अपाला, घोषा, बिंबा, ये सब जो महिलाएं हैं, लोपामुद्रा, है ना, ये सब जो महिलाएं हैं ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। फिर उसमें अगर हम वैदिक एज में अगर सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें, ठीक है, तो पहला तो ये कि सती प्रथा नहीं। दूसरा आप देखें कि बाल विवाह नहीं, ठीक है। तीसरा अगर आप देखें कि विधवा विवाह, ठीक है, होता था, मतलब विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। तो अगर अगला आप देखें कि इंटरकास्ट मैरिज, बाप रे बाप, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज होती थी, ठीक है। फिर महिलाएं सभा समिति में भाग लेती थी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो शतपथ ब्राह्मण है ना, ये ऋग्वेद का ही ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें लिखा है कि जो स्त्री है वो अर्धांगिनी है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें वैदिक एज में महिलाओं को लेकर के हैं, तो ये याद रखनी है आपको। फिर उसके बाद क्या याद रखना है कि कबीलाई सिस्टम था, ठीक है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह में चलता था, है ना, कि मतलब सब बराबर वाला सीन है ना, राजा हमने आपको बना दिया है लेकिन आप हमसे ऊपर नहीं है, ठीक है। विवाह व्यवस्था जो है वो कैसी थी इसके बारे में बात करता है,
ठीक है ना। समाज में तो ये सब चलता है। अब अनुलोम और प्रतिलोम दो प्रकार की बात है, ठीक है। अनुलोम और प्रतिलोम में होता क्या था कि अब देखिए, अनुलोम मतलब मोस्टली ऐसा माना जाता है ना कि अगर हाई मतलब उच्च वर्ण का अगर मेल है ना, और लो वर्ण की अगर फीमेल है तो अनुलोम विवाह हुआ। लेकिन इसका उल्टा कर दो तो प्रतिलोम विवाह हो जाएगा, ठीक है। फिर जो दास प्रथा है, इस टाइप का भी हमको प्रचलन देखने को मिल जाता है ना। लेकिन उन्हें कृषि कार्य में नहीं लगाया जाता था, उनको घरेलू कार्य के लिए लगाया जाता था। तो आप देखेंगे कि जो दास प्रथा है वो भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिर खान पान वगैरह छोड़ दीजिए, वेशभूषा छोड़ दीजिए, तो ये तमाम चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर का समाज कैसा था। तो एक ब्रीफ में अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ का समाज कैसा था, जो आपको याद रखना है, तो पहला ये कि ये एक ग्रामीण समाज, दूसरा तब से आज तक यही बना हुआ है, पित्त सत्तात्मक, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका देखेंगे कि माफ कीजिएगा वर्ण व्यवस्था, ठीक है। चौथा आप देखेंगे कि स्त्रियों की दशा जो थी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। अच्छी रेटिंग दे दीजिए क्योंकि उसके बाद ही बिगड़ने शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर कबीलाई प्रथा थी, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि जो विवाह होता था, ठीक है, वो आपका अनुलोम और प्रतिलोम दो में बटा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से था। और फिर आप देखेंगे कि दास प्रथा भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ किस कौन से टॉपिक में लिखनी है, समाज अर्थव्यवस्था में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इससे हमारा दो चीज़ क्लियर हुआ। अभी वैदिक एज का हमने क्या पढ़ लिया, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ ली, ठीक है। वैदिक एज का हमने समाज पढ़ लिया। अब हम वैदिक एज का इकोनॉमी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो भाई अब इंडस्ट्रियल एरिया तो बना नहीं होगा तब, है ना। देखिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, पशुपालन, ठीक है, कृषि लेकिन बहुत कम स्तर पे, ठीक है। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं आप, और लिख सकते हैं आपकी जो थोड़े मोड़े उद्योग थे। अब देखिए, अब उद्योग का मतलब ये नहीं होता है कि कोई मेजर इंडस्ट्री लगी, इस तरीके की इंडस्ट्री लगी हुई जो हम बड़े पैमाने पर रेलवे के इंजन बन रहे हैं। उद्योग का मतलब है जहाँ पे भी किसी तरीके का कुछ क्रिएटिव काम हो रहा हो। जैसे कि देखिए बढ़ईगिरी हो रही थी, ठीक है, अब लकड़ी से कुछ प्रोसेस होकर तो कुछ बन रहा ना, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कुम्हार जो है ना, वो चाक से मटका बना रहे, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे व्यापार। तो अगर आप व्यापार देखेंगे तो क्या हो गया रहा था व्यापार में, तो आंतरिक व्यापार चलता था जो गाड़ियों से, रथों से और पशुओं के द्वारा होता था, ठीक है। फिर समुद्री व्यापार का उल्लेख नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो व्यापार हो भी रहा है तो मोस्टली उसमें व्यापार क्या हो रहा है, जो गाय है, घोड़े हैं, निस्क है ना, यही सब चीज़ें जो है आपस में आदान प्रदान की जा रही है, ठीक है। फिर मोड ऑफ ट्रेड क्या था, है ना, या जो भी आपस में व्यापार, आपस में कुछ चीज़ खरीदनी है तो उसके लिए बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। उसके समय वहाँ कोई बिटकॉइन या फिर, है ना, यहाँ पे 2000 वाली विलुप्त नोट नहीं चल रही थी उस समय। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वहाँ की इकोनॉमी में आपको पशुपालन देखने को मिलेगा, आज भी मिलता है, कृषि देखने को मिलेगा, आज भी मिलता है, उद्योग देखने को मिलेगा, आज भी मिलेगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो बस आपको उसको छोटे पैमाने में लिखना है, ठीक है। 1 लाख करोड़ की जीडीपी नहीं थी उस समय, बस इतना छोटे में लिखना है आपको। फिर अगर आप वहाँ की धार्मिक व्यवस्था देखेंगे, ठीक है, तो जब धार्मिक व्यवस्था देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि ये भी प्रकृति पूजक थे भाई साहब, ठीक है। अब ये कैसे, इन्होंने हवा, पानी, है ना, आपका आकाश, पाताल, सबके देवता बना रखे थे। जिन चीज़ों से डर लगा उन चीज़ों का उन्होंने दैवीकरण कर दिया। जैसे आप देखें कि
जब वो प्रकृति के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाए, है ना, तो उन चीज़ों को उन्होंने दैवीकरण कर दिया। अब ये समझिए कि कैसे। पहले तो आप ये समझिए कि ये प्रकृति पूजक था, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, ये आपको कंपेयर करते चलना है ना, ये याद नहीं रखना है, ये ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ याद रखा और पिछला हड़प्पा सभ्यता भूल गया। तो प्रकृति पूजक थे ये भी और वो भी, ठीक है ना। फिर यज्ञ वगैरह ये करते रहते थे, ठीक है। वहाँ ऐसा यज्ञ वेदिका मिली है वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ बड़े पैमाने पे नहीं मिला है, तो ये लोग भी यज्ञ करते थे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे भी अब जब मंदिर और पूजा का अभाव इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो है प्रकृति पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ मंदिर का तो पहला साक्ष्य गुप्त काल में मिला है, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद और इंडस वैली सिविलाइजेशन के तो आपके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, लेकिन जो वैदिक एज है, ऋग वैदिक एज, इसका आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एविडेंसेस है, वो भी आपका जो डिवोशनल है, जो धार्मिक लिखे एविडेंसेस हैं, वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे ये स्वर्ग नर्क की अवधारणा जैसा भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। वो कैसे पता चलता है कि आर्य लोग जो हैं ये मानते थे कि अच्छा काम करने से स्वर्ग मिलता है और बुरा काम करने से, अनिष्ट काम करने से आपको नरक में जगह मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देवताओं की श्रेणियाँ थी, ठीक है ना, कुल 33 देवताओं के बारे में पता चलता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये एक बहुदेववादी समाज था, ठीक है। ये इंद्र को ही मान रहे हैं, ये विष्णु को ही मान रहे हैं, है ना, माफ़ कीजिएगा, विष्णु वरुण को मान रहे हैं, ठीक है, अग्निदेव को ही मान रहे हैं। तो एक प्रकार से बहुदेववादी थे ये, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ये देखें कि इनके हर अलग अलग चीज़ के अलग देवता थे, जैसे कि पहला अगर आप देखें कि जो आपके वरुण थे, है ना, वो समुद्र के देवता हैं, पृथ्वी सूर्य का निर्माता है ये, तो ये आपके वरुण हैं। आपको बस इनके सामने आप सी लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा आप इंद्र देवता, तो ये आपके रेन के देवता हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे अपने पूषा देखेंगे, अश्विन देखेंगे, पूषण, ये सब देखेंगे। अन्य तो पूषण जो है पशुओं के देवता हैं, ठीक है। जो मारुत हैं वो तूफान के देवता हैं, ठीक है। जो ऋत है ना, वे ऋत जो है वो वरुण वही बोला जाता है, ठीक है। तो इसलिए ऋतस्य गोपा कौन है, वरुण है, ठीक है। तो ये अपन हमको याद रखना है कि अब इसमें हम एक क्या जोड़ देना है, अश्विन, ठीक है। तो ये आपके संकट मोचन है ना। तो इस तरीके से आपको धार्मिक व्यवस्था तक ये समझना है। इस तरीके से यहाँ का ऋग वैदिक काल था, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो हमें मोटा मोटी क्या समझना है कि हमने ऋग वैदिक काल में जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो कैसे समझना है कि यहाँ की जो आपकी सोसाइटी थी वो कैसी थी, है ना। यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, यहाँ की पॉलिटी कैसी थी, ठीक है, यहाँ की रिलीजियस सिचुएशन कैसी थी, ये हमें याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।